आज पहली फिक्र एक ऐसे वर्ल्ड लीडर के स्टैंड की है जो हर बड़े मुद्दे पर अचानक से अपना स्टैंड चेंज कर देते हैं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। पहले कुछ फैसला लेते हैं, बाद में 360 डिग्री पर पलट जाते हैं। कूटनीति और युद्ध के मामलों में पल पल रंग बदलते हैं। अचानक से ऐसी सोच सामने रख देते हैं कि हर कोई चौंक जाता है, सन रह जाता है। बताने की जरूरत है कि आपको हम बात इनकी करते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें यू टर्न प्रेसिडेंट भी कहते हैं, जिनका नया यू टर्न पुतिन से दोस्ती पर आया। एक समय पुतिन की जमकर तारीफ करने वाले ट्रंप ने अब युद्ध के लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना है। ट्रंप ने पुतिन से दोस्ती बढ़ाने के लिए जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर अपमानित किया था। अब उन्हीं जेलेंस्की को ट्रंप ने महान बताया। सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले रूस को शक्तिशाली देश बताया था, अब पुतिन की आर्मी को ही ट्रंप ने कागजी शेर बताकर मजाक उड़ाया। ट्रंप के इस दोहरे रवैये पर क्रेमलिन ने भी करारा जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध का ताजा अपडेट, जिसमें यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक है और रूस ने भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। जेलेंस्की जब अमेरिका में उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, तभी यूक्रेनी फोर्स ने रूस पर बड़े हमले किए। सबसे नया अटैक रूस की पोर्ट सिटी नोवरोसिस्क में किया गया है। यहां यूक्रेन ने स्काई और सी ड्रोन से हमला किया है, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नोवरोसिस्क ब्लैक सी तट के पास स्थित है। यहां रूस की ब्लैक सी फ्लीट भी है, लेकिन यूक्रेन ने यहां इस बार रूस के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम ने पुष्टि की है कि शहर में उसका कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गया। यह कंसोर्टियम रूस, कजाकिस्तान और विदेशी ऊर्जा कंपनियों का एक इंटरनेशनल वेंचर है, जो कजाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों को नोवरोसिस्क के समुद्री टर्मिनल से जोड़ने वाली एक प्रमुख तेल पाइपलाइन का संचालन करता है। यानी यूक्रेन ने यहां तेल पाइपलाइन को टारगेट करके रूस को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा यूक्रेन ने बीते 24 घंटे में बेलगोरोद से लेकर रोस्टोव, कुर्स्क और डोनेस्क में रूसी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और रॉकेट से हमला किया। इन इलाकों में भी रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। नोवरोसिस्क के जैसा हमला बॉर्डर एरिया से 1500 किलोमीटर दूर रूस के बाशकोर्तोस्तान में भी किया गया है, जहां पर सलावत ऑयल रिफाइनरी प्लांट को हिट करके रूस को बड़ा झटका किया। यह प्लांट रूस में बड़े पैमाने पर ऑयल रिफाइनरी, केमिकल और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का बड़ा की सेंटर माना जाता है। यूक्रेन के इन इलाकों के अलावा खेरसोन में भी रूसी कब्जे वाले इलाकों पर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, लेकिन इस दौरान यूक्रेनी ड्रोन को रूसी डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर मार गिराया। ड्रोन तबाही की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूस ने आज भी यूक्रेन के कई ठिकानों को टारगेट किया है। रूस ने ज़ेपोरिजिया पर फिर से हमला किया है, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ऐसा माना जा रहा है कि अटैक उस समय किया गया है जब कल ट्रंप यूएनजीए को संबोधित करने वाले थे। ज़ेपोरिजिया में रूस ने 10 एरियल बॉम्ब अटैक किए थे। ज़ेपोरिजिया के अलावा यूक्रेनी शहर खार्किव में रूस ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। खार्किव में 16 से ज्यादा धमाके सुने गए। रूसी हमलों के बाद खार्किव में भी ब्लैकआउट हो गया। अब आपको इसी युद्ध पर अमेरिका और रूस में चल रही जुबानी फायरिंग से जुड़े नए अपडेट दे देते हैं। ट्रंप ने कल जब न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की, दोनों से रूस यूक्रेन युद्ध पर अलग अलग बात की, तब उन्होंने रूस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। ट्रंप ने पहली बार कहा कि रूस की सेना कागजी शेर है, जबकि पहले कहा था कि रूस की सेना 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। ट्रंप ने अब कहा है कि रूस के कब्जे वाले इलाके को यूक्रेन वापस पा सकता है, जबकि पहले कहा था कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता है, जमीन छोड़नी होगी। ट्रंप ने अब कहा है कि 3.5 साल से जंग जारी है, यूक्रेन रूस को टक्कर दे रहा है, जबकि पहले कहा था कि रूस की सेना चाहती तो 5 घंटों में कीव पर कब्जा कर लेती। ट्रंप ने अब कहा है कि यूक्रेन अपने दम पर क्रीमिया को भी वापस पा सकता है, जबकि पहले संकेत दिए थे कि समझौते के लिए यूक्रेन को क्रीमिया के अलावा लुहांस्क, डोनेस्क को भी भूलना होगा। ट्रंप ने अब कहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है, जबकि पहले कहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि नेटो देशों को रूसी विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर मार गिराना चाहिए। वैसे ट्रंप के इस दौरे रवैये से क्रेमलिन काफी नाराज है। क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि रूस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान से सहमत नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन यूरोपीय संघ की सैन्य और आर्थिक मदद से अपने खोई हुई जमीन को रूस से वापस ले लेगा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से युद्ध का झूठा हाल सुना और गलत जानकारी ने उनके आकलन को प्रभावित किया। क्रेमलिन अमेरिकी राष्ट्रपति की हर बात से सहमत नहीं हो सकता है। साफ है, रूस के
रूस ने ट्रंप के दौरे रवैये पर बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। जहां तक बात ट्रंप के उस दावे की है रूस की अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है, तो इस पर भी नई जानकारी ट्रंप की आधी अधूरी की जानकारी को ही उजागर कर रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि रूस का खजाना कच्चे तेल की कमाई से भर गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि तमाम दबावों के बीच रूस का समुद्री कच्चा तेल निर्यात 21 सितंबर तक औसतन 36.2 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जबकि यह मई 2024 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और यह कमाई तब है जब यूक्रेन लगातार रूस के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करके नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इसके कारण रूस में तेल उत्पादन घटकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन से नीचे चला गया है, जो 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है। बावजूद इसके रूस तेल निर्यात में अगर रिकॉर्ड बना रहा है, तो यूक्रेन की इस रणनीति के साथ साथ ट्रंप को भी बड़ा झटका लग सकता है। ग्लोबल से खबरों की गाड़ी को लोकल की तरफ मोड़ते हैं। चलते हैं लद्दाख, जहां से आज फिक्र बढ़ाने वाली तस्वीरें आई हैं। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर लद्दाख का लेह जलने लगा है। बीजेपी को इसके पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है। आक्रोश की वजह समझने से पहले एक वीडियो रिपोर्ट देख लेते हैं। लेह में 15 दिनों से जारी आंदोलन आज अचानक हिंसक हो गया। दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन में 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस खबर से लोग भड़क गए। जेन जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सड़क पर पुलिस से झड़प शुरू हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हैं। इन वीडियो से आप सुलगते लेह की तस्वीरों को देख सकते हैं और स्थिति को समझ सकते हैं। ये पहला वीडियो देखिए, जिसमें आपको हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ दिखाई देगी। सुरक्षा बल की गाड़ियों को फूंक दिया गया। जलती हुई ये बस सीआरपीएफ की है। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग और छात्र पुलिस से भिड़ गए। अफरा तफरी मच गई, कई गाड़ियां जला दी गई। वीडियो नंबर 2 लेह में मौजूद हिल काउंसिल की इमारत का है। बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट गए। उनकी पुलिस के साथ बहस हुई। जवानों ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया तो माहौल और गर्म हो गया। देखते ही देखते पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। गाड़ियों में आग लगाई गई। कुछ लोग इमारत के ऊपर चढ़ गए, तोड़फोड़ करने लगे। आंदोलनकारी इतने उग्र हो गए कि लेह में मौजूद बीजेपी दफ्तर भी टारगेट पर आ गया। बीजेपी दफ्तर को गुस्साए लोगों ने फूंक दिया। हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा था। बीच बीच में धमाके की आवाज आई। स्थिति इतनी विस्फोटक थी कि कई बार पुलिस वालों को अपने कदम पीछे भी खींचने पड़े। आंदोलन के हिंसक होने पर सोनम वांगचुक ने दुख जताया है और अपना अनशन तोड़ दिया है। अब सवाल है कि लेह में यह आग क्यों लगी? आखिर 15 दिनों से वहां प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था? लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। इसके पीछे सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। सरकार ने उस समय कहा था कि हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अब वही मामला तूल पकड़ रहा है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पहली मांग यह है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी डिमांड लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करवाना है। ऐसा होने पर लद्दाख की अलग तरह की स्वायत्तता होगी। स्थानीय लोग अपने हिसाब से फैसले ले सकेंगे। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में यह विशेष व्यवस्था दी गई है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आज भी यह व्यवस्था लागू है। इसका फायदा यह है कि यहां इनका अपना प्रशासन है। इसके अलावा कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाने की मांग है। केंद्र शासित बनने के बाद विधानसभा की एक भी सीट नहीं है, जबकि पहले 4 सीटें थी। यह भी आक्रोश की एक वजह। चौथी मांग यह है कि सरकारी नौकरियों के खाली पद भरे जाएं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि बीते 5 साल में एक भी भर्ती लद्दाख से नहीं हुई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। वैसे लद्दाख की लीडरशिप से गृह मंत्रालय की बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है। दिल्ली में अगली मीटिंग 6 अक्टूबर को होगी। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। यकीनी तौर पर जिन लोगों ने ये किया है बिहाइंड द सीन, वो चाहे लद्दाख में होंगे या लद्दाख से बाहर होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। संविधान के अधिकार छीने जा रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों में असंतोष है, लेकिन शांति होनी चाहिए, अहिंसा होनी। उन्होंने वादा लद्दाख इन सब जगह किया था, वो कोई पूरा नहीं हुआ। तो देश में भी स्थिति है, कौन सा वादा पूरा हुआ? तो इसलिए वहाँ के लोग नाराज हैं। जब सारे हथकंडे बीजेपी के अब एक्सपोज हो रहे हैं तो मार दाड़ पर आ रही है।
वायलेशन पर आ रही है। जो वायलेंस है वो बिल्कुल गलत है। वायलेंस को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो लद्दाख के लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करे। वैसे लेह में लगी आग को लेकर साजिश की बात भी कही जा रही है। टीवी 9 भारतवर्ष ने इस मुद्दे पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता से सवाल किया तो उन्होंने भी साजिश की ओर इशारा किया। कविंद्र गुप्ता ने साफ कहा कि हिंसा की जांच होगी और यह पता लगाया जाएगा कि इसकी फंडिंग कहां से हुई। जिस तरीके से सिचुएशन आज लेह में बनी, हमने देखा था कि वहां पे पत्थरबाजी हुई। क्या कुछ करंट सिचुएशन है जो आप शेयर कर पाएंगे हमारे साथ? लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना देना, अपनी बात कहना सब मान्य है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है और 4 दिन से ये चल रहा है। बांग्लादेश और नेपाल के साथ इसकी तुलना की जाती है। सरकारी दफ्तरों को जलाने की दूसरी धमकी दी जाती है। तो आपको लगता है कि ये साजिश के तहत ये पूरा प्री प्लान्ड था? ये बिल्कुल, इसकी जांच की जाएगी और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ जी, ये इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार है, जल्द इसका पता लगाया जाएगा और उनको भाई इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लद्दाख को हम शांतिप्रिय क्षेत्र है और शांतिप्रिय ही रहने देंगे। लेह हिंसा के बाद जेन जी वाला चैप्टर भी खुल गया है। बीजेपी को लेह हिंसा के पीछे साजिश नजर आ रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी है, इसे जानबूझकर बिगाड़ा गया है। लद्दाख और यहां के युवा कुछ लोगों की संकीर्ण राजनीति और सोनम वांगचुक की निजी महत्वाकांक्षाओं की भारी कीमत चुका रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए 6 अक्टूबर को एक बैठक तय की है, लेकिन बातचीत करने की योजना के बावजूद यह हिंसा क्यों भड़काई गई? सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख में अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शन के संकेत दे रहे हैं। नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शनों का उनका जिक्र अब एक खाका सा लगता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सवाल यह है कि क्या उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल कुछ अनियमितताओं को छिपाने के लिए किया है? कांग्रेस नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो लगभग निर्देशों जैसे लग रहे हैं, जैसे पथराव बंद, आगजनी की बातें। वो इतने तैयार क्यों थे? पूरे घटनाक्रम में राजनीति और निजी स्वार्थ से प्रेरित साजिश की बुआ आ रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक युवाओं को गुमराह किया गया है, राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए एक भयावह साजिश में फंसाया गया है। लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए बार बार राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। भौगोलिक रूप से लद्दाख भारत के लिए काफी महत्व रखता है, वो चाहे रणनीतिक हो या फिर आर्थिक। लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस यानी दर्रों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के चौराहों पर लद्दाख की रणनीतिक मौजूदगी से इसकी जियोपॉलिटिकल अहमियत बढ़ जाती है। रणनीतिक लिहाज से देखें तो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती सीमाओं के कारण लद्दाख की स्थिति जटिल हो जाती है। यह एक बफर जोन की तरह काम करता है। भारतीय सुरक्षा बल बाहरी खतरों का मुकाबला करने और सीमाओं की सुरक्षा के लिए लद्दाख में मौजूद रहता है। लामा लैंड या लिटिल तिब्बत के नाम से लोकप्रिय लद्दाख में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण समेत पर्यटन के लिए भी बहुत कुछ है। पर्यटन का वहां की आर्थिक तरक्की में काफी योगदान है। लद्दाख की भूमि प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित है, जो अतीत में संस्कृति, धर्म, दर्शन और व्यापार में अहम भूमिका निभाता था। हेमिस, थिक्से और दिस्कित के सदियों पुराने मठ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिन्होंने प्राचीन बौद्ध शिक्षा और अभ्यास को आज भी संरक्षित रखा। फिक्र में अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी है, और इस चिंगारी के जरिए कुछ लोग अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश में लगे। पिछले करीब 20 दिनों से टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज से अखबारों की हेडलाइंस तक आपने एक नारा सुना होगा, आई लव मोहम्मद। लेकिन अब इस नारे के जवाब में देश के अंदर एक नया कैंपेन शुरू हो गया है जिसका नाम है आई लव महाकाल। यानी अब यह जंग आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल वाली बन गई है।
और इसी जंग के जरिए अब सियासत में अपना स्कोर बढ़ाने का खेल भी शुरू हो गया। लेकिन पहले उन लेटेस्ट तस्वीरों पर गौर करिए जो उज्जैन और मुंबई से आई हैं। उज्जैन के गरबा पंडाल में अब आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल के पोस्टर लगा दिए गए और नवरात्र में जय माता दी के साथ महाकाल के नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं पोस्टरबाजी वाली इस लड़ाई से मुंबई के तापमान में भी थोड़ा बढ़ोतरी देखी गई है। वहां मस्जिदों पर आई लव मोहम्मद और मंदिरों पर आई लव महाकाल वाला रंग चढ़ा हुआ है। यानी कानपुर में हुई घटना के जवाब में जो मुहिम शुरू हुई थी उसका जवाब हिंदू संगठन महाकाल वाले कैंपेन से दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद वाले प्रदर्शन का बड़ा एपिसेंटर इस वक्त उत्तर प्रदेश है, लेकिन इसके खिलाफ महाकाल वाली मुहिम मध्य प्रदेश के उज्जैन से मुंबई तक फैल रही है। मुस्लिम पक्ष के लोग आई लव मोहम्मद के हैशटैग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिंदू संगठन के लोग गरबा पंडाल में पोस्टर लगा रहे हैं और फिलहाल यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मैंने कौन सा ऐसा जो है अपराध कर दिया? आई लव मोहम्मद ही तो कहना चाह रही हूँ। हमारा आई लव महादेव जो कैंपेन है उसका मकसद है लोगों में हिंदू समाज में एकजुटता, सर्व हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य, संगठित करने का काम हम करते हैं। गलत काम करेंगे तो गलत ही रहता है और सही काम जो सही है वो ही दिखता है, बोलने की जरूरत तो होती नहीं है। सो आई लव महादेव। हम महादेव के प्रचार में जुड़े हैं और हर देश, हर गली, हर मोहल्ला हमारे महादेव के प्रचार हम करेंगे। सबके अपने तर्क हैं और वो तर्क हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुए विवाद का जवाब मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिया गया, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ते बढ़ते मुंबई तक पहुंच गया। वक्त मौजूद है मुंबई के मदनपुर इलाके में, जहां पर ये हरी मस्जिद पे आप देखिए कि आई लव मोहम्मद जो यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अब जो है मुस्लिम समाज आई लव मोहम्मद के पोस्टर जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, न सिर्फ मस्जिदें बल्कि सड़कों पर भी दिखनी शुरू हो चुकी है। देखिए सड़कों के बीचों बीच भी आई लव मोहम्मद जो है वो लिखा गया है। कौन कैसा नाम है? हमारे बच्चे का हम बर्थडे करते आई लव नहीं बोलते। मोहम्मद भाई साहब उनके सच्चे में अल्लाह ने दो जहां बनाया, तो हम ऐसा आई लव बोल रहे तो क्या हो जाए इसमें? क्या गलत बात है इसमें? और किसी को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिससे अपने देवताओं को जो मोहब्बत करता है उसको अपनी मोहब्बत, अपने अंदाज के अंदर मोहब्बत से पुकारता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस विवाद की पूरी टाइमलाइन क्या है। इसकी शुरुआत 4 सितंबर को हुई जब कानपुर के सैयद नगर में बराफात का जुलूस निकाला गया। बराफात के इस जुलूस में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए। दावा है कि बैनर रामनवमी की शोभा यात्रा वाली जगह पर लगे थे, इसीलिए हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई और बैनर को उकसाने वाला बताया। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए, पोस्टर और बैनर फाड़े गए, दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई। लिहाजा पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और एफआईआर वापस लेने की मांग की। इस मांग पर शहर शहर आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ प्रदर्शन हुए। इस बीच उत्तर प्रदेश के भदोई में सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए और अब इस कैंपेन को बढ़ता देख हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए हैं। इसके जवाब में उन्होंने आई लव महाकाल की मुहिम शुरू कर दी है। इस विवाद पर सियासत का तापमान कैसे बढ़ रहा है, इसे एक न्यूज रील में महसूस करिए। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मजहब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। आर्टिकल 25 है, खत्म हो गया है। पाकिस्तान भी देख रहा है कि भारत के 19-20 करोड़ मुसलमान फखर से कह रहे हैं अरे भाई आपको खुशी होनी चाहिए ना, उसमें कौन सा एंटी नेशनल काम हो रहा है? अब उसके सामने उसके कम्पिटिशन में दूसरे धर्म के लोग उतरे, ये अरे बर्थडे थी तो लिखा गया था। और हर धर्म को अपने जिसको मानते हैं वो लोग अपने भगवान को, अपने देवी देवता के बारे में आई लव बोलने का पूरा राइट है, सब बोलो। सरकार जो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही हो रहा है।
आप लोगों को बांटना चाहते थे, विवाद चाहते थे, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे, और उसी में आपने लोगों को लगा दिया। हिंदुओं का त्योहार चल रहा है, हिंदू अपनी आस्था में डूबे हुए हैं, तो तरह तरह से अपना प्रतीकों को, अपने माध्यमों को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के इस तिथि और पर्व के दौरान वेनेमस उत्पन्न करने के उद्देश्य के साथ इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में एक आतंकी अड्डे का एक्सक्लूसिव वीडियो। क्या आपने आतंक का ट्रेनिंग सेंटर देखा है? वो क्लासरूम जहां खूंखार आतंकी तैयार किए जाते हैं, आतंकी ट्रेनिंग अड्डे की वो दीवारें जहां जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है। अगर नहीं तो ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा। यहाँ की दीवारों पर तालीम नहीं बल्कि टेररिस्ट बनाने के लिए पेंटिंग की गई है। दावा किया जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर है। आतंक के इस ट्रेनिंग सेंटर में सुबह नफरत की क्लास लगती है, दोपहर के वक्त हिंसा का पीरियड होता है, जबकि इसका फाइनल एग्जाम आतंक है। अब आखिर यहाँ जिहाद की कक्षा कैसे लगती है और इन आतंकियों की क्लास का मॉनिटर कौन है? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। ये आतंकी वो कक्षा है जहां एडमिशन के लिए पहली प्राथमिकता कट्टर होना है। यहां डिग्री नहीं मिलती, बस नफरत और आतंकी हमलों में निपुण होने का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। ये कट्टरता की क्लास है। हथियारों की इस प्रयोगशाला में सिखाया जाता है कि आखिर आतंकी हमले कैसे किए जाएं। ये है पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर। और ये कोई क्लासरूम नहीं, ये वो अड्डा है जहां किताब की जगह बंदूक और कलम की जगह बारूद पकड़ा दिया जाता है। वीडियो की शुरुआत में ही सामने की दीवार पर 2 AK-47 दिख जाती हैं। वीडियो के पैन होते ही 2 पिस्टल की तस्वीर दिखती है जिसके ऊपर लिखा है अल जिहाद। अब दीवार पर आतंकियों का टाइम टेबल देखिए। कैमरा इस कमरे के अंदर जाता है तो जमीन पर आतंकियों के बैग और जूते दिख जाते हैं। इसके साथ ही दीवार पर एक हवाई जहाज की तस्वीर है जिसके एक तरफ टैंक और दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीर बनी है। दावा किया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद के इस ट्रेनिंग सेंटर में IC-814 हवाई जहाज के अपहरण को दिखाकर आतंकियों को मोटिवेट किया जाता है। गौरतलब है कि IC-814 हाईजैकिंग की घटना के बाद ही आतंकी मसूद अजहर को छोड़ा गया। अब उसके संगठन के बारे में भी जान लीजिए। आतंकी मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन की स्थापना 2001 में की। पाकिस्तान के पंजाब और POK में इसके कई ट्रेनिंग सेंटर हैं। यह आतंकी संगठन अमेरिका के खिलाफ खुलकर युद्ध का ऐलान कर चुका है। इसके आका मसूद अजहर को UNSC ग्लोबल आतंकी घोषित कर चुका है। मसूद अजहर के इशारे पर यह आतंकी संगठन कई आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दे चुका है। 1 अक्टूबर 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला। इस हमले में 38 लोग मारे गए। 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर आतंकी हमला, 8 सुरक्षा कर्मियों समेत 9 की मौत। 2 जनवरी 2016 पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमला, 7 जवान शहीद, 37 जख्मी। 14 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमला, CRPF के 40 जवान शहीद। जिस आतंकी संगठन ने इतने बेगुनाहों को मारा उसका आका पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और उसे पाकिस्तानी हुक्मरानों का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। यही वजह है कि आतंक पर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पहली बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के एक मददगार गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम मोहम्मद यूसुफ कटारी है जो कुलगाम का रहने वाला है। आरोप है कि उसने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की मदद की थी। आज मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को एक गुड न्यूज दी है। रेल कर्मियों को दीपावली पर 78 दिन का बोनस मिलेगा। इसके लिए 1866 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसका फायदा करीब 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने MBBS और मेडिकल के PG कोर्सेज में 5-5 हजार सीटें बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला फिर से गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें
चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज तिहाड़ जेल में मौजूद आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्र हटाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अफजल गुरु को साल 2013 में दफनाया गया था। 12 साल बाद कोर्ट आने का क्या औचित्य है? कोर्ट ने कहा है कि संवेदनशील मसला है। सरकार ने कुछ सोच समझकर ही शवों को घर वालों को सौंपने या जेल से बाहर न ले जाने का फैसला लिया होगा। इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने एक्स की केंद्र सरकार के टेक डाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानून का पालन करना होगा। इस याचिका में एक्स ने कुछ खातों और पोस्ट को ब्लॉक करने के केंद्र के निर्देशों को चुनौती दी थी। दिल्ली के वसंतकुंज में नामी आश्रम के संचालक स्वामी चैतन्यानंद पर 15 से ज्यादा छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 17 ने बताया कि आरोपी इन्होंने आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। जांच में सामने आया कि आरोपी अपनी महंगी वॉल्वो कार पर फर्जी एम्बेसी की नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने आज एक्टर सोनू सूद से पूछताछ की। सोनू सूद से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। इससे पहले ईडी ने क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक फिर से लौट आया। आज भेड़िए ने 2 साल के बच्ची को अपना शिकार बनाया। बच्ची को रेस्क्यू किया गया, लेकिन भेड़िया उसका एक हाथ खा गया। इससे पहले कल 4 साल के एक बच्चे को भेड़िए उसकी मां की गोद से उठा ले गया। पिछले 15 दिन में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, 2 बच्चे घायल हैं। इस इलाके में भेड़िए के साथ तेंदुआ भी लोगों पर हमला कर चुका है। सुपर टाइफून रगासा ने हांगकांग, ताइवान और चीन में भारी तबाही मचाई है। 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है। इसके बाद आई बाढ़ में ताइवान में कई कारें बह गई हैं। ताइवान में अब तक इस तूफान से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग लापता हैं। 8000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इस तूफान के बाद हांगकांग में भी भारी तबाही देखने को मिली है। स्कूल और एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। और अब आज की राजनीतिक फाइल खोलते हैं, बिहार चलते हैं, जहां अब तक चुनावी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की भागा दौड़ बता रही है कि वो चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। फिलहाल बिहार में 2 राजनीतिक एक्शन की बड़ी चर्चा है। पहला राजनीति एक्शन जो है वो CWC बैठक का है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार चुनाव को कांग्रेस कितना सीरियसली ले रही है। दूसरा राजनीतिक एक्शन ओवैसी की सीमांचल यात्रा पर आधारित है। बंगाल से लगी सीमा में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों की वो यात्रा करेंगे। इससे आरजेडी खुश नहीं है। ये दोनों आज बिहार की सबसे बड़ी राजनीति की खबरें हैं। शुरुआत AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की 4 दिनों की यात्रा से करते हैं, जिससे आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक पीड़ा बढ़ सकती है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने आज से बिहार के सीमांचल में न्याय यात्रा की शुरुआत की है, जो 27 सितंबर तक चलेगी। इस यात्रा में वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में जाएंगे। इस दौरान वो छोटी और बड़ी सभाएं करेंगे। ये वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पिछले चुनाव में AIMIM को काफी वोट मिले थे। 2020 में इस इलाके में AIMIM ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। हालांकि 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इस बात से ओवैसी काफी नाराज हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस बार फिर से कोशिश की थी कि उनके दल को बिहार के महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने साफ मना कर दिया है, जिसके बाद अब चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे हैं, जहां से उन्हें काफी उम्मीद है। इसीलिए ओवैसी पूरे बिहार में नहीं, सिर्फ इसी इलाके में मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो ये मान रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, देखना जरूरी है। किसी के बाप का इलाका तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे अब्बा का है, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तुम एक हरियाणा के आदमी को लाकर यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बना सकते और तुम हमसे कह रहे हो हैं? भारत का हिस्सा है, हम सीमांचल, हम अपने लिए नहीं आए।
हम यहाँ पर सीमांचल की लड़ाई लड़ने आए हैं, यहाँ पर नेता बनाने आए हैं जो आपने 50 साल में नहीं बनाया। हमारे 4 विधायकों बेईमानों को तुमने क्यों खरीदा? महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, तो आसमान आपने सर पे उठा लिया और यहाँ पर बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम करोगे तो पुण्य का काम है, और हम यहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं तो तुमको पेट में दर्द हो रहा है। कई लोग हमारे पास आए, अख्तर अली मान कि भाई आप लोग नहीं चाहते, हमने कहा हम चाहते हैं। बोले इतना, उन्होंने यही कहा कि 4 को खरीदने के बाद भी हम बोले हमको बीजेपी को रोकना है ना, चलिए हम लिखते हैं लेटर कि हम एक ताकत के मुकाम से लेटर लिखे हैं, कमजोरी के मुकाम से नहीं लिखे हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है। आप रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, हमको कोई फिक्र नहीं है, हम अपना काम करेंगे। जिस इलाके में ओवैसी भगदड़ कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उस इलाके के राजनीतिक गणित को समझें तो बिहार का सीमांचल इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। सीमांचल इलाके में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 8 सीटें बीजेपी जीती थी और 4 सीटें जेडीयू ने जीती थी। इसके अलावा 5 कांग्रेस, 1 सीट आरजेडी और 1 सीट लेफ्ट माले ने जीती थी और 5 सीटें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती थी। जबकि 2015 में आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 5 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। यानी 2015 में जिस सीमांचल में आरजेडी को 9 सीटें थी, वहां 2020 में सिर्फ 1 सीट मिली। यानी ओवैसी जितना बढ़ेंगे आरजेडी उतना नुकसान में रहेगी। इसलिए आरजेडी ओवैसी से दुखी है और उसे बीजेपी की बी टीम कह रही है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एसआईआर पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं, ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। कोई भी ऐसी पार्टी जिसका एजेंडा कम्युनलिज्म है, उसके लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है। भाजपा के एजेंडे पर काम करके चाहेंगे इंडिया गठबंधन में रहे तो फिर तो मुश्किल है। ये दबाव बना रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं, इस तरह से नज़ारा पहले कभी लोगों ने नहीं देखा होगा। कोई गठबंधन में आने के लिए इस तरह से करता है। तो न्याय के लिए ओवैसी साहब शुरू से लड़ रहे हैं, जो पिछड़े मुस्लिम दलित सबको लेके मतलब न्याय लेके मतलब चल रहे हैं। सीमांचल के लोगों ने अपनी बदहाली के हिसाब से वोट दिया था कि अपनी बदहाली को दूर करना है। राजद विकल्प था जब मेरे पास ये एमआईएम नहीं थी। आज हमारे पास खुद की पार्टी है और जो हमारी आवाज़ वो हमारी आवाज़ को उठाता है, इसलिए हम तमाम लोग एमआईएम के साथ हैं। राजद सिर्फ यादव की पार्टी है। झूठ के और सेकुलर के जो लिबास ओढ़े हुए हैं, ये हम मुसलमानों को कहीं ना कहीं बरगलाने के वो लोग काम करते हैं। वैसे समझना भी जरूरी है कि ओवैसी की नजर सीमांचल के इलाके पर क्यों है। 2011 के जनगणना के हिसाब से किशनगंज में 67% से ज्यादा मुस्लिम हैं। अररिया में 42.95%, पूर्णिया में 45%, लगभग 46%, कटिहार में 22% से ज्यादा मुसलमान हैं। ओवैसी को यहां अपने लिए काफी संभावनाएं दिखती हैं, इसीलिए वो इन इलाकों को टारगेट करते हैं। महागठबंधन भी ये मानता है कि इस इलाके में एनडीए को मात देना आसान है, लेकिन ओवैसी उनका खेल खराब कर सकते हैं। कुल मिलाकर सीमांचल में अभी यही चल रहा है। अगली खबर बिहार की चुनावी हलचल से जुड़ी हुई है। आज बिहार में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी पार्टी के सबसे ताकतवर बॉडी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मीटिंग को काफी अहम बताया जा रहा है। 4.5 घंटे तक चली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद रहे। 51 नेताओं ने मीटिंग को संबोधित किया। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था, दूसरा बिहार की जनता से अपील। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक मूड में है। पहले राहुल गांधी ने 15 दिनों की यात्रा की और अब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। वादा किया गया कि 50% आरक्षण की सीमा को खत्म किया जाएगा। आरक्षण की देखरेख के लिए आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन होगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। अति पिछड़ा अत्याचारण निवारण कानून बनेगा। अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने में तेजस्वी के साथ
वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी भी मौजूद रहे। सीटों को लेकर जारी खींचतान के बीच एक तरह से कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश दिया गया। 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे जो नीतीश जी का जो पूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा दलित बैठा रहता, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है भाजपा। भले अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र उछाल दिया गया है। तो सवाल है कि विपक्ष ने अलग से ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा करके किस वर्ग को संदेश दिया जा रहा है? अब इसे डिकोड करते हैं। बिहार की चुनावी रणनीति में जाति को बड़ा फैक्टर माना जाता है। कांग्रेस ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करके ईबीसी और दलित वर्ग को साधने की कोशिश की है, जो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिहार में ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, जबकि दलित 19%। दोनों एनडीए के वोटर माने जाते हैं। अगर 2020 के चुनाव के नतीजों को देखें तो ईबीसी का 58% वोट एनडीए को गया था, जबकि सिर्फ 18% वोट महागठबंधन को मिला था। अब इसी ईबीसी और दलित वोट बैंक में कांग्रेस सेंध लगाने की तैयारी में है। कांग्रेस ईबीसी और दलित को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह दांव नीतीश सरकार को सीधी चुनौती माना जा रहा है। माना जाता है कि ईबीसी वोटरों में उनकी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस को लग रहा है कि नीतीश अभी मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में उनके इस वोट बैंक को तोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर दलित ओबीसी वाला दांव खेला था, जिसमें गठबंधन को कामयाबी हासिल हुई थी। ठीक वैसा ही दांव बिहार में खेलने की तैयारी है। वैसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि तेलंगाना में सितंबर 2023 में ऐसी ही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी और 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब पटना में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, जबकि खड़गे ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को बोझ समझती है। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कला अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले। चुनाव है इसलिए ये वातावरण बना रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस के लोग सीडब्ल्यूसी की बैठक एक औपचारिकता भर निभाने का है। वहाँ तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग, वही वहाँ पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। हमने आपको शुरू में बताया था कि आज़ादी के बाद ये पहली बार है जब बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है। बिहार में आज़ादी से पहले 1912 और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1912 में पटना, जबकि 2022 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मार्च 1940 में रामगढ़ में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कई दिग्गज शामिल हुए थे। उस वक्त जनसमूह उमड़ पड़ा था। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस बार बिहार की धरती पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य न सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए माहौल तैयार करना है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने की रणनीति है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की है।
सुप्रीम कोर्ट में मामलों की लिस्टिंग को लेकर उन्होंने यह टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह तब कहा जब राजस्थान में एक मकान की नीलामी का जिक्र करते हुए मामले को आज ही सूचीबद्ध करने की अपील की गई। वकील की इस दलील पर उनकी नाराजगी दिखी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब तक किसी को फांसी नहीं होने वाली हो, मैं किसी भी मामले को उसी दिन सूचीबद्ध नहीं करूंगा। आप लोग जजों की स्थिति नहीं समझते हैं? क्या आपको पता भी है कि वो कितने घंटे काम करते हैं? आपको पता भी है कि वो कितने घंटे सोते हैं? जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का नेतृत्व कर रहे थे जो तत्काल सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही थी। पीठ में जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह भी शामिल थे। फिक्र में अब आपको H1B वीजा से जुड़ा एक अपडेट दे देते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दिया, जिससे भारतीयों के लिए अमेरिका जाकर नौकरी करने के अवसर कम हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ फीस बढ़ाने तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन अब H1B वीजा का पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी कर रहा है। पहले H1B वीजा रैंडम लॉटरी सिस्टम से जारी होता था, लेकिन खबर है कि अब इसके लिए सैलरी और नौकरी के अनुभव को आधार बनाया जाएगा। ज्यादा सैलरी और अनुभव वालों को H1B वीजा मिलने के ज्यादा चांस होंगे। इस लिहाज से देखें तो एंट्री और मिड लेवल कर्मचारियों के लिए वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से वीजा चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके बाद H1B वीजा पाने के नियम बदल सकते हैं। इस तरह अभी चल रहा वीजा लॉटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन नई योजना के मुताबिक अब ज्यादा वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी तय समय से ज्यादा आवेदन आते हैं तो उन लोगों के चुने जाने की संभावना ज्यादा होगी जिनकी सैलरी ज्यादा होगी, जिसके बाद कम सैलरी वालों के लिए वीजा मिलने के अवसर कम हो जाएंगे। हाई सैलरी सिस्टम के आधार पर वीजा देने का प्रस्ताव फेडरल रजिस्टर में जारी हो चुका है। इस पर 30 दिन तक जनता की राय ली जाएगी। जानकारी है कि नए नियम के तहत सभी उम्मीदवारों को लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर 4 सैलरी कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके मुताबिक लेवल 1 यानी फ्रेशर नौकरियों के लिए H1B वीजा मिलने का केवल एक मौका मिलेगा। वहीं जिन्हें लगभग $1,60,000 यानी करीब 1,40,00,000 रुपए सालाना मिलते हैं, वो इस लॉटरी में 4 बार शामिल होंगे, यानी उन्हें 4 मौके मिलेंगे। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इससे कम सैलरी वाली नौकरियों पर विदेशों की भर्ती कम होगी। अमेरिकी कर्मचारियों के लिए नौकरी के अवसर सुरक्षित रहेंगे। हालांकि इसकी मंजूरी मिलने के बाद इस वर्ष की व्यवस्था पुरानी वाली ही रहेगी। यह व्यवस्था अगले वीजा साइकिल यानी अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है।